हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसटीवीजी एंड दिस इज संदीप भैया। एंड गाइस, आज हमारे साथ जैसा कि आप लोग की बहुत डिमांड थी कि भैया एचबीटीयू में एक डेटा साइंस, मैथमेटिक्स एंड डेटा साइंस जो कोर्स लॉन्च हुआ है उसके बारे में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। तो प्लीज आप थोड़ा इंफॉर्मेशन दीजिए। तो इन सारे क्वेश्चंस के, एचबीटीयू से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस के आंसर के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं एचबीटीयू के ही असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर शिवम श्रीवास्तव सर। और अगर मैं शिवम श्रीवास्तव सर के बारे में बताऊं तो यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स में। सर ने जो बीएससी कर रखी है वो मैथमेटिक्स में बीएचयू से कर रखी है। उसके बाद सर ने एमएससी किया आईआईटी कानपुर से, एंड आफ्टर दैट सर ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से आईआईटी बीएचयू से अपनी पीएचडी की है। एंड आफ्टर दैट अब ये एजुकेशन जगत में इतने सालों से सर्व कर रहे हैं और आज ये हमारे साथ जुड़ चुके हैं आपके सवालों के जवाब के लिए। और आपके जितने भी क्वेश्चंस थे, मैंने कल एक वीडियो अपलोड किया था एचबीटीयू के काउंसलिंग के रिगार्डिंग, और आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे थे कि भैया एचबीटीयू में ये ब्रांच कैसी है, ये ब्रांच कैसा है, एचबीटीयू का प्लेसमेंट स्टैटिक्स कैसा है। और जो अभी 3 साल पहले नया बैच लॉन्च हुआ है यहाँ पर, एक नया मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट के अंदर बीएस इन डेटा साइंस, मैथमेटिक्स एंड डेटा साइंस नाम का जो कोर्स लॉन्च हुआ है, ये कैसा है, इसकी प्लेसमेंट कैसी रहने वाली है, किस तरीके से इनका कोर्स करिकुलम है, और किस तरीके से बीटेक बीएस मतलब बीएस और बीटेक में डिफरेंस क्या है। बहुत सारे आपके क्वेश्चंस थे और उन सारे सवालों के जवाब के लिए आज सर ने हमें ज्वाइन किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वेरी थैंक यू सर कि आप हमारे प्लेटफॉर्म एसटीबीजी पर आए और बच्चों के डाउट सॉल्व के लिए, बच्चों के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपने एक इनिशिएटिव लिया। इसके लिए सर हम आपका बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। मैं अपने और अपने एसटीबीजी परिवार और बच्चों के तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। वेलकम वेलकम सर। सो सर, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करने से पहले हर बच्चा, मतलब बहुत सारे बच्चे यूपी से हैं, और जो बच्चे यूपी से हैं या आसपास के हैं उनको वो ऑलरेडी एचबीटीयू के बारे में जानते हैं। 100 साल पुरानी यूनिवर्सिटी है, काफी अच्छी लेगेसी है इस यूनिवर्सिटी की, एलुमिनाई नेटवर्क बहुत तगड़ा है, और आईआईटी कानपुर की भी शुरुआत एचबीटीयू से ही हुई थी। लेकिन अब मैं तो बहुत बार बता चुका हूं बच्चों को, अब हम लोग आपसे सुनना चाहते हैं कि जस्ट आप थोड़ा सा एचबीटीयू के लेगेसी के बारे में बताइए, एकेडमिक कल्चर के बारे में बताइए, एंड एचबीटीयू कानपुर के बारे में थोड़ा सा बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी। सबसे पहले तो नमस्कार हमारे बच्चों को। और मैं पहले अपने इस यूनिवर्सिटी के बारे में बताना चाहता हूँ। ये यूनिवर्सिटी का जो पुराना नाम था वो हरकोट बटलर टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट कानपुर था, जो कि सन 1921 में इस्टेब्लिश हुआ, और तब से ये फील्ड ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी में एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन और इम्पोर्टेंस इंस्टीट्यूट बना। आफ्टर दैट इन 2016 में इसको यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला बाय द गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, और उसके बाद से ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की तरह काम कर रहा है, विच मेनली फोकसिंग अपॉन रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड इंक्यूबेशन हब्स इन द फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, इवन इन बेसिक एंड अप्लाइड साइंसेज, ह्यूमैनिटीज एंड मैनेजमेंट। सो ऐसा आप देख सकते हैं, सन 1921 में ये यूनिवर्सिटी बनी है, तब से लेके अब तक 104 साल हो गए हैं, तो एक काफ़ी अपने में इसका नाम रहा है। और यहाँ पर आप देखेंगे 4 स्कूल्स हैं। सोशल साइंस है हमारे पास, बेसिक एंड अप्लाइड साइंसेज है, केमिकल स्कूल साइंस टेक्नोलॉजी है, और हमारा इंजीनियरिंग तो है ही मेन कोर ब्रांचेस। अपार्ट फ्रॉम दैट वी आर रनिंग MBA, BBA, बी फार्मा, ऑल दिस कोर्सेज एज वेल। स्पेशली अगर हम बात करें डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स के बारे में, तो डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स पहले इनिशियली केवल PhD कोर्स चल रहा था। उसके बाद में हमने स्टार्ट किया 2022 में MSc कोर्स, मेनली फोकसिंग ऑन मैथमेटिक्स एंड डेटा साइंस कोर्स। एंड नेक्स्ट ईयर इन 2023 we started BSMS, which is a dual degree of 5 years in mathematics and data science. So the key benefit is, now if sometimes students are not able to judge whether they want to go for an IT company या फिर वो एक रिसर्च फील्ड में जाना चाहते हैं, तो दे आर वेरी कंफ्यूज्ड, एंड एट द एज ऑफ 17-18
दे आर नॉट एबल टू रिकग्नाइज देमसेल्व्स। तो ये कोर्स आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि आफ्टर गेटिंग एडमिशन इन BSMS इन मैथमेटिक्स एंड डेटा साइंस, अगर आपको IT सेक्टर में जाना है तो आप 4 साल के बाद बैचलर डिग्री लेकर के आप कंपनी प्लेसमेंट के लिए बैठ सकते हैं, जैसे कि हम अदर बीटेक ब्रांचेस में देखते हैं। अदरवाइज अगर आपको रिसर्च फील्ड में जाना है, हायर स्टडीज के लिए जाना है, तो आप MS जो कि हमारा PG प्रोग्राम भी है, तो डुअल डिग्री लेकर के फिर आप रिसर्च फील्ड में भी आगे बढ़ सकते हैं। सो स्टूडेंट के पास वो 2-3 साल का स्टार्टिंग में फ्लेक्सिबल टाइम है, जहाँ पर वो डिसाइड कर सकता है कि उसे किस डायरेक्शन में जाना है। ओके सर, बच्चों की तरफ से एक सवाल था। अब गाइस, आपके जितने भी क्वेश्चंस थे वन बाय वन हम लोग क्या करेंगे कि इसे लेंगे। और जो आपका पहला सवाल था कि भाई जो हमारा न्यूली इंट्रोड्यूस BSMS कोर्स था उसके बारे में सर ने ऑलरेडी HBTU के इंट्रोडक्शन में ही बता दिया कि भाई ये हमें BSMS कोर्स है क्या। तो अपन चलते हैं नेक्स्ट अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्योंकि बच्चों के मन में जो डाउट था कि भैया, क्योंकि ऑलरेडी HB2 में कंप्यूटर साइंस और IT जैसी ब्रांचेस चल रही थी जो कि कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के अंदर थी, अभी मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट के अंदर मैथमेटिक्स एंड डेटा साइंस जैसे BSMS कोर्स स्टार्ट हुआ है। तो बच्चों का सर मेजर क्वेश्चन ये है कि ये जो BSMS कोर्स है और जो यहाँ पर ट्रेडिशनल कोर्स था, मतलब ऑलरेडी जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं ऑलरेडी जो बीटेक ट्रेडिशनल कोर्स चल रहा था CSNIT और BSMS जो कोर्स था, इनमें मेजर डिफरेंस क्या है? क्योंकि कहीं ना कहीं सर बच्चे जो है इसको कंप्यूटर फैमिली के अंदर क्या करते हैं, एज्यूम करके चलते हैं कि भाई जैसे CSE एंड डेटा साइंस, मतलब बच्चों को जितने बच्चों से मैंने भी बात किया उनका उनके मन में परसेप्शन था कि कंप्यूटर CSE एंड डेटा साइंस और MS इन मैथमेटिक्स एंड डेटा साइंस लगभग लगभग उनको लगता है कि सिमिलर है। तो सर व्हाट इज योर ओपिनियन कि ये जो बीटेक कंप्यूटर फैमिली है, CS IT और CSE विद डेटा साइंस है, उस तरीके से जो नया कोर्स है मैथमेटिक्स एंड डेटा साइंस, हाउ इज इट डिफरेंट? जी, तो सबसे पहले जो आज के ज़माने में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मैक्सिमम कंपनीज में, डेटा साइंस का। डेटा सेट्स हर जगह जनरेट हो रहे हैं और ये हमेशा आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, चाहे वो हमारे सोशल मीडिया का डेटा, चाहे वो हमारा सेंसस का डेटा, कोई भी डेटा हो, हमेशा ये ग्रो ही कर रहा है। तो डेटा को हैंडल करना ये अटमोस्ट प्रायोरिटी है आज के समय की। नाउ डेटा साइंस इज बेसिकली collecting data and extracting useful information from those data। अब ये डिफरेंस कैसे है बीटेक CSE और IT? कोर ब्रांचेस जैसे CSE और IT है, ये बेसिकली थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस पे वर्क करते हैं। ये केवल और केवल डेटा साइंस पे फोकस नहीं है, डेटा साइंस इनका एक सब पार्ट है। तो देयर आर सो मेनी ऑप्शंस इन कंप्यूटर साइंस एंड IT सेक्टर्स, जिसमें डेटा साइंस एक पार्ट है। आप उसमें इमेज प्रोसेसिंग में जा सकते हैं, आप मशीन लर्निंग में जा सकते हैं, आप क्वांटिटेटिव एनालिस्ट के पोस्ट पे जा सकते हैं। तो देयर आर सो मेनी डिफरेंट पाथ्स दैट यू कैन ऑप्ट फ्रॉम CSE एंड IT। नाउ ये जो BSMS प्रोग्राम है, ये मेजरली फोकस कर रहा है मैथमेटिक्स और डेटा साइंस पे ही। सो इसका जब आप सिलेबस देखेंगे, सो आधा सिलेबस मैथमेटिक्स को डेडिकेटेड है और आधा डेटा साइंस को। तो स्टूडेंट जो है वो डायरेक्टली डेटा साइंस के जो कोर सब्जेक्ट्स हैं वो सीख सकता है विदाउट एनी ह्यूज नॉलेज और विदाउट एनी प्रीरिक्विजिट नॉलेज। वो सिंपल बेसिक्स पढ़ेगा डेटा साइंस की जो मैथमेटिक्स हैं, जैसे लीनियर अलजेब्रा है, जैसे स्टैटिस्टिक्स के पार्ट्स हैं हमारे पास। स्टैटिस्टिक्स में हम लोग कई तरीके के टेस्ट पढ़ते हैं, वो सब ज़रूरत है, प्रोबेबिलिटी थोड़ा पड़ेगा। और फिर डेटा साइंस के कोर्सेज लाइक मशीन लर्निंग, इंट्रोडक्शन टू डेटा साइंस एंड कोडिंग लैंग्वेजेस लाइक पाइथन, आर। तो इससे क्या होगा, वो फिर बेसिकली एक पर्टिकुलर एरिया में ही फोकस्ड होगा। तो आज के नीड को कंप्लीट करने के लिए ये कोर्स इस सेंस में CS और IT लाइक ब्रांचेस से भी काफ़ी बेटर हो जाता है। और केवल हम नहीं, ये ज़्यादातर आइजर IITs ये कोर्स चला रहे हैं, और जहाँ पर ये फर्स्ट कहीं कहीं सेकेंड थर्ड प्रायोरिटी पे चल रहा है। बच्चों के जो इंटरेस्ट है ये इसमें शो कर रहे हैं, वो दिख रहा है एडमिशन्स में। ओके अजय सर, एक सवाल और था कि बच्चे पूछ रहे थे कि भैया CSE इन डेटा साइंस
और BSc MS मैथमेटिक्स एंड डेटा साइंस में क्या डिफरेंस है? क्योंकि तो दोनों जो में तो काम डेटा पर ही हो रहा है, और जो एग्जैक्टली प्रोफाइल है बच्चों का एज अ डेटा साइंटिस्ट, एज अ डेटा एनालिस्ट ही है, तो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस विद दीज टू ब्रांचेस? से कंप्यूटर साइंस में आप कंप्यूटर के बेसिक सीख करके या कोडिंग्स वगैरह सीख करके आप किसी कंपनी में बैठ सकते हो। बट अगर आपको उसका बेस जानना है कि कोई चीज़ का एल्गो बन कैसे रहा है, जो बेसिक्स हैं बाकी थ्योरी के, वो आपको मैथमेटिक्स से मिलेगा, क्योंकि मैथमेटिक्स से ही सब कुछ जनरेट हुआ है। तो यस, अगर आप यस। मैथ्स जो CS का, जो भी कंप्यूटर का कोडिंग का लैंग्वेज का जो बेसिक है, अगर आप वो मैथमेटिक्स के थ्रू सीख गए हो, तो आपको एल्गो बनाने में भी आसानी होगी। और कंपनी ऐसे लड़कों को प्रेफर करती है जो आपको बेसिक्स के साथ आगे मॉडल बना के दें, क्योंकि कोडिंग आज के ज़माने में एक स्किल है। ये बहुत पुराना ज़माना था जब आज से 10-15 साल पहले एक हैवोक होता था कि भाई कोडिंग कैसे करेंगे, ये क्या चीज़ आ गई। अब कोडिंग हर एक बच्चा कर सकता है। 8th-9th के बच्चे अच्छी-अच्छी कोडिंग कर रहे हैं। बट बिल्कुल, अगर आपको जो बेस है वो मैथमेटिक्स से मिलेगा, तो ये कोर्स इससे आपको अलग बनाता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और वैसे भी जितनी भी अपनी प्रोग्रामिंग की लैंग्वेजेस हैं, सबका ओरिजिन जो है कहीं ना कहीं से मैथमेटिक्स से ही सारी चीजें निकल के आई हैं। जी, तो जी। गाइज, आप लोगों का जो एक क्वेश्चन था, ये जो मेजर डाउट था, वो क्लियर हो चुका होगा। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपन उस पर आते हैं, क्योंकि इंडिया में, हालांकि आप इंडिया से बाहर जाइए, US जाइए, तो यहां पर बीटेक, वहां पर बीटेक का चाल चलन नहीं है। वहां पर MS का, BS और MS का चाल चलन है। अपन को मास्टर्स भी करने जाना होता है यहां से बीटेक करके, तो हम लोग जनरली MS करने जाते हैं। एमटेक उतना ज्यादा आउट ऑफ इंडिया ज्यादा पॉपुलर नहीं है। लेकिन इंडिया में जो सबसे ज्यादा पॉपुलर कोर्स है टेक्निकल डिग्री के लिए, प्रोफेशनल डिग्री के लिए, दैट इज द बीटेक। अब BS और BSc, जनरली बच्चों को लगता है कि बैचलर ऑफ साइंस, ये BS इन कंप्यूटर साइंस या BSc इन कंप्यूटर साइंस, पीपल आर थिंकिंग, बच्चे सोचते हैं कि दोनों एक ही है। तो ये बच्चों का बड़ा डाउट था कि भैया ये BS और बीटेक में डिफरेंस क्या है, और BSc से किस तरीके से अलग है। तो सर, आप इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें। जी, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बच्चों के फ़ोन कॉल्स आते हैं और वो यही जानना चाहते हैं। एक्चुअली वो एडमिशन लेना चाहते हैं, उनको सर, सिलेबस देख थोड़ी करके। वॉइस थोड़ी लो आ रही है सर। ओके, ओके। सो बच्चों की एक क्वेरी हमें भी आती है, कॉल्स आते हैं। उनका मेन डाउट यही रहता है कि सर, ये जो कोर्स है इसके बारे में हमें आइडिया नहीं है कि ये यस, कैसे अलग है BSc और बीटेक से। तो जो BSc है वो मेजरली फोकस्ड है साइंस बिहाइंड मैथमेटिक्स। अगर हम BSc इन मैथमेटिक्स की बात करें, सो ओके, जो थियोरेटिकल मैथमेटिक्स है वो हम BSc में लर्न करते हैं। तो इसके बाद हम ज़्यादातर जो हमारा रिसर्च फील्ड है, प्रोजेक्ट फील्ड है, रिसर्च फील्ड में हम उसमें आगे बढ़ते हैं BSc के थ्रू। ये एक 3 साल का प्रोग्राम है जो ज़्यादातर हमारे यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में चलती हैं। हम्म, बीटेक जो है वो टेक्निकल बेस्ड एजुकेशन है, जहाँ पर आप जो थ्योरी है उसकी एप्लीकेशंस को पढ़ते हैं। आप इस किसी भी थ्योरी को कहाँ अप्लाई करना है ये सीखते हैं बीटेक में, चाहे वो कोई भी ब्रांच हो। वो एप्लीकेशन है मैथमेटिक्स का या फिजिक्स का या केमिस्ट्री का, जो हमारे कोर आज तक चले आ रहे हैं कोर्सेज हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। तो इसमें 4 साल का कोर्स है जिसमें आप एप्लीकेशन पार्ट सीखते हैं। तो एक तरह से BSc हो गया जो कोर है, जहाँ आप थ्योरी सीखेंगे। बीटेक है जो अप्लाइड पार्ट, जो थ्योरी सीखे हैं उसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है। सिविल इंजीनियरिंग में एप्लीकेशन है, इलेक्ट्रिकल में है, इलेक्ट्रॉनिक्स में है, कंप्यूटर साइंस में है, IT में है, कहाँ कहाँ है। ये जो BSMS प्रोग्राम है ये इन दोनों का मिक्सचर है। इसमें आप थ्योरी भी सीखेंगे और इसमें आप टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन दोनों सीखेंगे। और ये एक डुअल डिग्री प्रोग्राम है। सो बीटेक करेंगे या BSc करेंगे, ये दोनों UG प्रोग्राम है। BSMS एक डुअल डिग्री प्रोग्राम है जो UG प्लस PG। तो BS 4 साल का कोर्स प्लस 1 साल और करने पे आपको MS की डिग्री मिल जाएगी। तो आपका UG PG दोनों हो सकता है। अब अगर एक स्टूडेंट चाहे कि वो एप्लीकेशन फील्ड में या IT सेक्टर में, टेक्नोलॉजी के फील्ड में आगे बढ़ना चाहता है, तो वो 4 साल के बाद कंपनी में प्लेसमेंट के लिए ऑप्ट करे और कोई प्लेसमेंट लेकर जिस कंपनी में वो जाना चाहता है वहाँ जा सकता है अच्छे पैकेज के साथ। अगर उसका रुझान रिसर्च के फील्ड में बढ़ रहा है, वो 1 साल और रुके। हमारे पास प्रोजेक्ट भी है लास्ट ईयर, बच्चा प्रोजेक्ट करे, उससे उसका जो रिसर्च मोटिवेशन है
वो वहाँ से जनरेट होगा और फिर वो अच्छे आईआईटीज में, आइजर में, टीआईएफआरस में या में रिसर्च के लिए जा सकता है। तो ये जो बीएसएमएस प्रोग्राम है, ये दोनों का मिक्सचर है जो थ्योरी प्लस एप्लीकेशन दोनों पर फोकस करेगा। ओके सर, एक चीज मैं और पूछना चाहूंगा, जैसे आईआईटीज में भी आज के टाइम पे एमएस प्रोग्राम होते हैं, एक तो एमटेक होता है एंड सेकंड आईआईटीज में एमएस प्रोग्राम भी होता है। तो जैसे एमटेक में क्या होता है कि फाइनल ईयर जो होता है उसमें कोर्स वर्क नहीं होता है, 2 साल में फर्स्ट ईयर में कोर्स वर्क होता है, सेकेंड ईयर में सिर्फ प्रोजेक्ट वर्क होता है। लगभग जो सारी क्रेडिट्स होती हैं वो प्रोजेक्ट वर्क ही होती हैं। एमएस में क्या है, एमएस में इन लोगों ने 3 सेमेस्टर जहां जहां पर, जैसे आईआईटी गुवाहाटी हो गया, और भी जिन आईआईटीज में एमएस में 2 साल का कोर्स है, जहां पर कुछ कुछ जगहों पर एमएस का 3 साल का भी कोर्स होता है। तो जहां पर 2 साल का कोर्स है, वहां पर ये लोग 1 सेमेस्टर ज्यादा रिसर्च पर वो रखते हैं। लाइक कि मतलब एमटेक में अगर सिर्फ 2 सेमेस्टर ही रिसर्च है, तो यहां पर इन लोगों ने 3 सेमेस्टर रिसर्च कर रखा है। तो हमारे यहाँ क्या है सर? सर हमारे यहाँ क्या है कि हम लोगों ने प्रोजेक्ट तो रखा ही है रिसर्च फोकस्ड, बट उसके साथ 2 कोर्सेज भी हैं। अच्छा, फाइनल ईयर में भी कोर्स वर्क है? कोर्स वर्क है, वो मेनली इलेक्टिव है। ओके, सो इलेक्टिव है। इलेक्टिव इसलिए रखा गया है कि बच्चा जो है, जैसे हमारे यहाँ अदर डिपार्टमेंट्स में कुछ ओपन इलेक्टिव हैं, कुछ डिपार्टमेंटल इलेक्टिव हैं। तो जैसे कंप्यूटर साइंस के कोई कोर्स है या सिविल इंजीनियरिंग का कोई कोर्स है, तो स्टूडेंट लास्ट ईयर में जिस फील्ड में उसका इंटरेस्ट क्रिएट हुआ, क्योंकि उस 4 साल में वो अपना इंटरेस्ट एटलीस्ट डिसाइड कर लेगा, तो वो उस डिपार्टमेंट के पर्टिकुलर कोर्स को, जो कि रिसर्च ओरिएंटेड है, जो वहाँ के एमटेक के बच्चे पढ़ रहे हैं, जो वहाँ के पीएचडी के बच्चे पढ़ रहे हैं, वो ऑप्ट कर सकता है, जो उसके प्रोजेक्ट वर्क में हेल्प करेगा। वो कोई रैंडम कोर्स नहीं है कि वो अलग पढ़ेगा और प्रोजेक्ट अलग होगा। वो वही कोर्स ऑप्ट करे जिसमें उसको रिसर्च करना है, तो उसका बेसिक जो है वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से वो सीख सकता है और फिर क्योंकि वो उसके बच्चे के पास प्रोजेक्ट में फ्रीडम अप्लाई है कर कि जिस पर भी वो सकता है। थीसिस लिख रहा है या जिस पर भी अपना प्रोजेक्ट वर्क कर रहा है, उससे रिलेटेड कोर्स चूज कर सकता है किसी भी डिपार्टमेंट का, और जाके यस, अपनी वहां पर पढ़ सकता है और उसका क्रेडिट भी ऐड हो जाएगा। ऐड हो जाएगा। ओके, ठीक है, ये तो सर बहुत अच्छा रहा। बच्चों के, बहुत सारे बच्चों के डाउट्स जो होंगे क्लियर हो गए होंगे। अब सर सवाल ये है कि जैसे कि अभी के टाइम में क्या है कि जब बच्चा बीटेक करता है तो बहुत सारे इंडिया में रास्ते खुल जाते हैं। लाइक बीटेक करने के बाद से कुछ जॉब्स ऐसी हैं जो बीटेक वालों के लिए रिजर्व्ड हैं, जैसे ईएससी, इंडियन एजिंग सर्विसेज देके हम मतलब रेलवे में, मतलब बहुत सारे सेक्टर्स में जा सकते हैं। पीएसयूज में भी जा सकते हैं अगर मैं गवर्नमेंट जॉब्स की बात करूं तो। और साथ ही साथ बीटेक हमें एक अंडर ग्रेजुएट डिग्री देती है, जिससे क्या है कि मैं मतलब एक बच्चा जो है हर उस एग्जाम के लिए एलिजिबल है जहां पर यूजी एलिजिबिलिटी है, चाहे वो अपना यूपीएससी हो या एसएससी हो या जो भी एग्जाम्स हो। और दूसरा चीज ये है कि बच्चा बीटेक करने के बाद प्राइवेट, मतलब बच्चे के लिए प्राइवेट इंडस्ट्रीज के भी डोर्स जो हैं ओपन हो जाते हैं। बच्चे के पास बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी रहती है कि बच्चा क्या करे, गवर्नमेंट जॉब्स में जाए। और गवर्नमेंट जॉब में भी कई तरीके की हैं, एक तो वो जो जनरल सबके लिए है, दूसरा वो भी है जो इनके लिए रिजर्व्ड है। अगर सिविल से पढ़ा है, अपना ईएससी दे के जा सकता है, रेलवे दे के जा सकता है। इनफैक्ट जो है स्टेट लेवल में बहुत सारे गवर्नमेंट इंजीनियर्स की वैकेंसीज रहती हैं, अपनी जेई और एई की वैकेंसीज रहती हैं, तो उसमें भी बच्चे चले जाते हैं। तो एक तो इनके लिए गवर्नमेंट जॉब वाला सेक्टर हुआ, दूसरा प्राइवेट जॉब का भी सेक्टर हुआ। थर्ड कुछ ऑप्शन तो खैर रहता है कि बच्चा एमबीए कर ले चाहे तो, और या फिर मास्टर्स के लिए चला जाए। तो इसका क्या फ्यूचर है, मतलब किस तरीके की गवर्नमेंट जॉब्स में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज इस कोर्स को करने के बाद बच्चों को मिलेंगी, एंड प्राइवेट जॉब्स में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी? प्राइवेट जॉब का तो बहुत हद तक बच्चों को क्लियर हो गया कि आप चौथे साल अपने फोर्थ ईयर में अगर आपका रुझान, आपका इंटरेस्ट इंडस्ट्री की तरफ है, तो आप आईटी सेक्टर में जाके जॉब ले सकते हो। लेकिन सर गवर्नमेंट का क्या, और बाकी जो इनका है उसके बारे में भी थोड़ा सा प्रकाश डालें कि इस ब्रांच का फ्यूचर क्या है। लाइक कि जैसे पीएसयूज में सिविल के लिए बहुत सारी सीटें निकलती हैं, इलेक्ट्रिकल के लिए बहुत सारी निकलती हैं, और उनका जब हम एडवर्टाइजमेंट देखते हैं तो दे आर जस्ट गोइंग टू अलाउ फॉर बीटेक एंड बी कोर्स, जबकि बीएस कोर्स आईआईटीज में बहुत पहले से चल रहा है। आईआईटी बॉम्बे में मैथमेटिक्स चल रहा है, कानपुर में इकोनॉमिक्स चल रहा है, और ये सब बहुत पॉपुलर कोर्स हैं, इनकी कट ऑफ बहुत अच्छी जाती है। बट जनरली हम लोग देखते हैं कि बीएस कोर्स का किसी भी इनके एडवर्टाइजमेंट में बड़ा कम नाम रहता है। तो आप थोड़ा सा इसके बारे में प्रकाश डालें कि गवर्नमेंट सेक्टर के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। सिर्फ प्राइवेट सेक्टर का तो हमने आपको ऑलरेडी बताया कि आप
जहाँ भी मशीन लर्निंग बेस्ड या क्वांटिटेटिव एनालिस्ट की पोस्ट हो, या फाइनेंस में, कटिंग एज एआई टेक्नोलॉजी में, इन सब फील्ड्स में बच्चे जा सकते हैं, डेटा इंजीनियर बन के, डेटा एनालिस्ट बन के, इवन डेटा साइंटिस्ट बन के, अगर वो रिसर्च भी फोकस कर रहे हैं प्रोजेक्ट पर। अब जो ऐसे कोर्सेज, जैसे बैचलर चाहिए हमको, ऐसे गवर्नमेंट जॉब जहाँ पर हमको बैचलर डिग्री चाहिए, ऐसे ही बीएस क्या है, हमारा बैचलर डिग्री तो है। जहाँ ऐसे गवर्नमेंट जॉब जहाँ पे हमें मास्टर डिग्री चाहिए, तो अगर बच्चा बीएस एमएस करता है, उसको मास्टर डिग्री भी मिल रहा है, तो वो उसके लिए भी एलिजिबल है। जहाँ हमारे बीटेक के बच्चे एज ए बैचलर डिग्री एलिजिबल हैं, ऐसे हमारे बीएस के बच्चे भी एलिजिबल हैं उन सारे कोर्सेज के लिए, गवर्नमेंट सेक्टर जॉब्स के लिए। अब जो आप बात कर रहे हैं स्पेसिफिक, जैसे आपने जूनियर इंजीनियर बोला, तो जहाँ सिविल इंजीनियर्स की जॉब है, वहाँ तो हमारा बीएसएमएस का बच्चा जा नहीं सकता, क्योंकि हमारा जो स्टूडेंट है वो मैथ्स और डेटा साइंस की कोर्स कर रहा है। तो जो पर्टिकुलर ब्रांच स्पेसिफिक जॉब्स हैं, उस तरह की जॉब्स के लिए बीएसएमएस का स्टूडेंट अभी तक एलिजिबल नहीं है। बट हो सकता है इन फ्यूचर गवर्नमेंट इनको भी इंक्लूड कर ले, क्योंकि अभी ये नया कोर्स है, कई जगह स्टार्ट हो गया है, कई साल से चल रहा है। तो धीरे धीरे गवर्नमेंट जो है इसकी वैल्यू को, इसके कोर्स स्ट्रक्चर को देखते हुए अपने गवर्नमेंट सेक्टर्स में एलिजिबिलिटी में इसको इंक्लूड कर सकती है, नो डाउट। क्योंकि स्टार्टिंग में कई ऐसे जॉब्स या ब्रांचेस होते थे जो इंक्लूड नहीं होते थे, अब उनको इंक्लूड कर लिया गया है बीटेक में भी। तो इन फ्यूचर बीएसएमएस को भी किया जा सकता है। तो जो ब्रांच स्पेसिफिक है वो तो अलग है। बाकी जैसे ये बीएस बैचलर डिग्री प्रोग्राम है, बीएसएमएस मास्टर डिग्री प्रोग्राम है, तो जहाँ जहाँ पर एलिजिबिलिटी में बैचलर डिग्री है, वहाँ हमारे बच्चे फॉर्म भर सकते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में भी। जहाँ जहाँ मास्टर के लिए डिग्री है, तो वहाँ पे हमारे बीएसएमएस के बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। और बिल इस प्रोग्राम का सबसे खास बात ये है, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020 के थ्रू बनाया गया है। तो इसकी फ्लेक्सिबिलिटी ये है कि अगर स्टूडेंट चाहे तो किसी भी साल एग्जिट कर सकता है इस कोर्स से। तो ओके। फॉर एग्जांपल अगर बच्चा हमारा फर्स्ट ईयर, एक साल 2 सेमेस्टर पढ़ने के बाद कोर्स को लीव करता है, तो उसको हम सर्टिफिकेट इन मैथमेटिक्स एंड डेटा साइंस का एक सर्टिफिकेट देंगे। दूसरा, अगर बच्चा 2 साल के बाद यानी 4 सेमेस्टर के बाद एग्जिट करना चाहता है, देन ऑल्सो ही कैन ड्रॉप फ्रॉम द कोर्स एंड ही विल गेट डिप्लोमा इन मैथमेटिक्स एंड डेटा साइंस। तो कई जगह डिप्लोमा की रिक्वायरमेंट होती है जॉब की, तो वहाँ वो उसको यूज कर सकता है। अगर स्टूडेंट 3 साल बाद कोर्स छोड़ता है, तो उसको बीएससी की डिग्री मिलेगी इन मैथमेटिक्स एंड डेटा साइंस। अगर बच्चा 4 साल के बाद छोड़ना चाहता है, तो उसको बीएस ऑनर्स की डिग्री मिलेगी इन मैथमेटिक्स एंड डेटा साइंस, जिसमें वो प्लेसमेंट में बैठ सकता है 4 साल बाद, जैसे कि हमारे बीटेक के बच्चे बैठते हैं हर ब्रांच के। और अगर बच्चा 5 साल पूरा 10 सेमेस्टर का कोर्स कंप्लीट करता है, तो उसको बीएसएमएस की डुअल डिग्री मिलेगी, जो कि मास्टर्स डिग्री होगी। तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है एनईपी के थ्रू, ये बच्चों को हेल्प करेगा, किसी भी स्टेज पे वो ड्रॉप ले सकता है और अपने जो दूसरा कोई भी कैरियर पाथ वो चूज कर सकता है। ओके सर, ये तो बड़ी अच्छी चीज बताई आपने, है ना। मोस्ट ऑफ द लोगों को पता नहीं होता है, और बीटेक में भी ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी मिलनी चाहिए मेरे हिसाब से। अच्छा सर, एक चीज और, जिस जिस पीएसयूज में या जहां जहां गवर्नमेंट वैकेंसीज बीटेक इन कंप्यूटर साइंस के लिए आती है, सीएससी के लिए आती है, या फिर आज के टाइम में एक साइबर सिक्योरिटी के लिए मैं देख रहा हूँ बड़ा रिक्रूटमेंट चल रहा है, तो क्या वहां पर ये बच्चे एलिजिबल हैं? क्योंकि देखिए जनरली मैं मेनली, देखता हूं उनके एडवर्टाइजमेंट में रहता है बीटेक इन सीएससी, जी या बीटेक इन सीएससी स्पेशलाइजेशन इन साइबर सिक्योरिटी। बीएस का ये लोग नाम नहीं डालते हैं। जी जी, वही मैंने आपसे बताया कि कुछ कुछ ऐसे गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं जहाँ जहाँ ये पहुँच चुके हैं, तो वो डाल देते हैं। बट मैक्सिमम जगह अभी ये एलिजिबल अवेलेबल नहीं है, लोगों को भी इतनी इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, और गवर्नमेंट सेक्टर में थोड़ा टाइम लगेगा चीज़ों को करेक्शन करने का। तो धीरे धीरे जहाँ जहाँ सीएस और आईटी के बच्चे एलिजिबल हैं, वहाँ वहाँ हमारा मैथमेटिक्स और डेटा साइंस का स्टूडेंट हमेशा एलिजिबल होगा, क्योंकि जो चीज़ें वो पढ़ रहे हैं, हम उससे और मोर फोकस चीज़ें पढ़ रहे हैं, बेसिकली इन द फील्ड ऑफ डेटा साइंस, नॉट यस। इन जनरल थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस। सो आज अगर नहीं भी कहीं एलिजिबिलिटी है, तो इन फ्यूचर इसको इंक्लूड कर लिया जाएगा, क्योंकि हमारा जो सिलेबस है, कोर्स स्ट्रक्चर है, आप हमारा वेबसाइट विजिट कीजिए तो आप देखेंगे कि कोर्सेज के मामले में काफ़ी सिमिलरिटी है। हाँ यस यस, मैंने मैंने देखा है। अगर मैं कोर्स स्ट्रक्चर की बात करूं, ये है ये है ना सर कोर्स स्ट्रक्चर? जी, हाँ। ये फर्स्ट ईयर जो हमारा कोर्स है,
वो कॉमन है बीटेक के साथ। अच्छा, बीटेक के साथ, ओके। हाँ, इसमें जो देख के फर्स्ट लग भी ईयर रहा होता है था वो कोर क्योंकि ईयर होता है, ये बेसिक सेम सबको सीखना है। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, मशीन, मैथमेटिक्स, यस। इंजीनियरिंग, फिजिक्स, एवरीथिंग बच्चे वही पढ़ रहे हैं जो हम लोगों ने बीटेक फर्स्ट ईयर में पढ़ा था। यस, तो बीटेक फर्स्ट सेम में सेम चीज है, ताकि बच्चों को, बीएसएमएस के बच्चों को सारे ट्रेड का एक नॉलेज हो। अब सेकेंड सेम में देखिए, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर साइंस है, वो इंजीनियरिंग केमिस्ट्री भी पढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग पढ़ रहा है, और ये दो कोर्सेज हमारे हैं, इंट्रोडक्शन टू डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स एंड पाइथन फॉर डेटा साइंस, फोर पाइथन एंड फॉर फिफ्थ डेटा नंबर। साइंस। ये दो कोर्सेज हम डेटा साइंस स्पेसिफिक बेसिक दे दिए, ओके। ताकि हम थर्ड सेम से अब फोकस हो सके मैथ्स और डेटा साइंस पे। ओके, तो सर ये फर्स्ट ईयर में बच्चे बीटेक वालों के साथ ही उन्हीं के क्लासरूम में पढ़ते हैं? यस, लेकिन जैसे क्लासरूम्स अभी तक कॉमन था, हाँ। बट इस बार लास्ट ईयर हमारे पास 38 सीट्स थी, लेकिन हमारे पास केवल जेई रैंक से ही सारी सीट्स फुल हो गई, तो इस बार हमने सीट्स इंक्रीज करके डिमांड को देखते हुए 60 कर दिया, 60। ओके। तो अब हमारा एक सेपरेट बैच चलेगा। लास्ट टाइम हमने इसको क्लब किया था बीटेक के ब्रांच के साथ, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लेस थे, लेकिन अब हमारा एक फुल फ्लेज्ड अलग कोर्स चलेगा इस साल से, क्योंकि 60 बच्चे हो जाएंगे इस बार, और नेक्स्ट ईयर अगर डिमांड बढ़ेगा तो हम इसको 78 कर देंगे। ओके, ये तो बहुत अच्छी चीज है। बाकी सर मैंने कोर्स भी देखा, मैंने जो कोर्स स्ट्रक्चर देखा, काफी अच्छा लगा, दैट वाज वेरी इम्प्रेसिव, है ना। मतलब ये वो चीजें हैं जो हमें चाहिए एक्चुअली में इंडस्ट्री में इंटर करने के लिए, है ना। दैट्स अ वेरी नाइस। सर कोर्स स्ट्रक्चर के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे बच्चों को? कोर्स स्ट्रक्चर वेरी रिच है, और अभी देखिए यहाँ पे कोर्सेज देखिए, आपने फर्स्ट सेम में पढ़ा मैथ्स वन, और फर्स्ट ईयर में मैथ्स वन पढ़ा आपने, और सेकेंड ईयर में आपने इंजीनियरिंग मैथ्स टू पढ़ा, हम्म। थर्ड सेम में, और फोर्थ सेम में इंजीनियरिंग मैथ्स थ्री है। तो जो इंजीनियरिंग के एप्लीकेशन बेस्ड जो जितने भी मैथमेटिक्स के बेसिक्स हैं, वो सब आपने पढ़ लिया, जो कि एक बीटेक का बच्चा पढ़ता है, हम्म। मैथ्स वन, मैथ्स टू, मैथ्स थ्री। अपार्ट फ्रॉम दैट, आप कोर मैथमेटिक्स कोर्सेज लाइक लीनियर अलजेब्रा, अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, रियल एनालिसिस, क्योंकि आप अलजेब्रा में जब आप आगे बढ़ोगे तो वहाँ पर आता है सपोर्ट वेक्टर मशीन। तो ये सब जो चीज़ें हैं, ये डेटा साइंस के कोर हैं। जब आप क्लासीफायर पढ़ने जाओगे तो बिना एसवीएम सीखे आप क्लासिफिकेशन की फील्ड में आगे नहीं बढ़ सकते हो, ये बिल्कुल। आपको लीनियर अलजेब्रा से आएगी। बाकी जो लॉजिकल इन्फेरेंस है, आपका लॉजिकल जो सेंटिमेंट है, वो आएगा आपको सेमेस्टर 4 में, डिस्क्रीट मैथमेटिकल स्ट्रक्चर, नंबर 5 पे है डिस्क्रीट मैथमेटिकल स्ट्रक्चर। हाँ, इससे आप डिस्क्रीट सीखोगे मैथमेटिक्स। जो लॉजिक पार्ट है हमारा। उसके बाद आप दो कोड सीख रहे हो, एक पाइथन और एक आर फॉर डेटा साइंस, आर लैंग्वेज भी आप सीखोगे। ओके। उसके बाद जो हमारा कंप्यूटर ओरिएंटेड न्यूमेरिकल मेथड्स टेक्निक है, न्यूमेरिकल ऑप्टिमाइजेशन, ऑपरेशन रिसर्च, इस तरह के कोर कोर्सेज पढ़ोगे मैथमेटिक्स के, जो एप्लीकेशन बेस्ड भी हैं। और कोर्सेज लाइक प्रिंसिपल्स ऑफ डेटा साइंस, machine learning, as you can see in year 3 semester 5, in principles of data science, machine learning, and statistical courses like computer statistics, ये सब भी आप साथ ही में पढ़ेंगे। अब देखिए, हम लोग हमेशा एक कोर्स दे रहे हैं, डेटा साइंस लैब। सो डेटा साइंस डेटा लैब साइंस 1, लैब। लैब 2, हाँ। लैब 3, जो बेसिकली डेटा साइंस की जो प्रॉब्लम। हम्म। सर एम आई ऑडिबल टू यू? हेलो? हेलो। हाँ, यस, एम आई ऑडिबल टू यू? सो डेटा साइंस लैब कोर्सेज में जो आज की प्रॉब्लम्स हैं नाउअडेज, हम्म। उसको हम सॉल्व करने की जो टेक्निक्स हैं, कोडिंग्स हैं, वो सीखेंगे। उसके ओके। अलावा हम लोग एक कोर्स चल रहे हैं, जैसे यहाँ पर देखिए फिफ्थ सेम एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, आप ऊपर जाएंगे तो हाँ, वर्कशॉप सीखेंगे, और एंटरप्रेन्योरशिप उसके ऊपर जाएंगे ह्यूमैनिटीज तो आप वाला ह्यूमैनिटीज कोर्स जो है। सोशल साइंस में। यस, तो ये आपके जो ओवरऑल डेवलपमेंट है, आपका जो लाइफस्टाइल है, आपका जो वोकेबलरी है, जो आपका स्किल है, प्रेजेंटेशन स्किल, इसको सुधारने में हेल्प करेगा। तो ओके। आपको ये कंपनी ओरिएंटेड भी बना रहा है, और साथ ही आपको ये रिसर्च ओरिएंटेड भी बना रहा है, ताकि आप कहीं भी जाएं वहां आप एक्सेल करें। हाँ, बाकी कोर्स स्ट्रक्चर तो सर बहुत अच्छा था, लाइक मोस्टली बहुत सिमिलर है बीटेक से। ओके। जी। सो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं,
जो बच्चों का नेक्स्ट सवाल है ना, जो ऑलरेडी सर जो हैं ऑलरेडी इसका आंसर कर चुके हैं कि किस तरीके से जो ये कोर्स है ये अलाइन करता है डेटा साइंस इंडस्ट्री से। अपन नेक्स्ट उसमें आते हैं जो मेजर क्वेश्चन है क्योंकि सर जो बीटेक है वो ऑलरेडी बहुत पुराना है और एचबीटीयू जाना भी चाहता था बीटेक से। अब जैसे बीटेक वालों का अपना खुद का एक ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल है जो जो कंपनीज बुलाती है, बच्चों को ट्रेन करती है और प्लेसमेंट कराती है। तो अब बच्चों का सवाल है जैसे मोस्ट ऑफ द, अब जैसे हमारे कॉलेज में भी आईआईटी में भी क्या है कि चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो, लाइक वो मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट हो, इनफैक्ट वो मतलब इनका ह्यूमैनिटीज डिपार्टमेंट ही क्यों ना हो, या फिर अपना फिजिक्स डिपार्टमेंट हो, या फिर इंजीनियरिंग के सारे डिपार्टमेंट्स हो, हम लोग का जो टीपीओ है वो कॉमन है। सीसीडी करियर डेवलपमेंट सेल जो है कॉमन है। उनका ही काम रहता है कंपनीज को अप्रोच करना, कंपनीज उनके ही थ्रू आती हैं एंड बच्चे उनके थ्रू ही प्लेस्ड होते हैं जनरली। तो यहां पर क्या है, क्या बीटेक वालों बीटेक के लिए जो टीपीओ है वो बीएसएमएस के लिए सेम है? क्या वही अपॉर्चुनिटीज बीएसएमएस के स्टूडेंट्स को मिलेंगी जो यहाँ के बीटेक के स्टूडेंट्स को मिलती हैं? लाइक जो बीटेक कंप्यूटर साइंस में बच्चा पढ़ रहा है, क्या उनके साथ ही जो है ये बीएसएमएस वाले भी अपने स्टूडेंट प्लेस्ड होने वाले हैं, या फिर दोनों अलग अलग है? लाइक अभी ट्रिपल आई लाइक आईआईटी मद्रास में क्या है, उन्होंने बीएस कोर्स स्टार्ट किया था ऑनलाइन मोड में, और उसमें क्या है कि उनका बीटेक का टीपीओ अलग है और बीएस कोर्स का उन्होंने ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल अलग बना रखा है, और दोनों अपना अपना काम करते हैं, कंपनीज को इनवाइट करना और अपने अपने बच्चों को प्लेस करना। तो ये दोनों सेपरेट है एचबीटीयू में या सेम ही है? संदीप जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, जो ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल है टीपीओ, ये यूनिवर्सिटी का एक होता है। तो ओके। हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ यूनिवर्सिटी बन गया है हाँ 2016 में, तो 9 साल हो गए हैं, और जो हमारा टीपीओ है वो कॉमन है। कॉमन जो है। उसके प्रोफेसर इंचार्ज हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सारे कोर्सेज का कंबाइंड प्लेसमेंट डेटा देखेंगे और प्लेसमेंट के लिए एफर्ट्स लगाएंगे। वो केवल बीटेक कोर्स ओरिएंटेड नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, हमारा एमएससी का 2 बैच कंप्लीट हो चुका है। हाँ उसका यस। भी स्पेशलाइजेशन मैथमेटिक्स एंड डेटा साइंस में ही है। हम्म। तो वो बच्चे हमारे इसी टीपीयू के थ्रू प्लेसमेंट में बैठ चुके हैं और उनका प्लेसमेंट हो चुका है। तो ये जो टीपीयू है ये कॉमन काम करेगा, बीटेक हो चाहे बीएसएमएस हो, चाहे वो एमबीए कोर्स हो चाहे एमएससी हो, सबके लिए एक ही टीपीयू सेल है और वही काम करता है। तो हमारा बीएसएमएस प्रोग्राम के लिए भी सेम टीपीयू काम करेगा, वर्क करेगा। और जहाँ तक बात रही कंपनीज की, तो जिन कंपनीज में हमारे बीटेक के बच्चे, मेनली जो सीएसआईटी के बच्चे एलिजिबल हैं, उन कंपनीज में हमारे बीएसएमएस के बच्चे भी एलिजिबल हैं सेम कंपनीज में। तो वो बच्चे ऑप्शन आएंगे, बच्चे बैठेगा, और जो प्रोसेस हमारा बीटेक के बच्चों के लिए है, सेम हमारा बीएसएमएस के बच्चों के लिए भी सेम ऑप्शन रहेगा और सेम टीपीयू वर्क करेगा। इवन हमारे 2 बीएसएमएस के बच्चे खुद प्लेसमेंट के, वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं हमारे डिपार्टमेंट से, वो खुद इसमें प्लेसमेंट की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं, और डायरेक्टली जो प्रोफेसर इंचार्ज हैं उनसे वो लिंक्ड रहते हैं कंपनीज को बुलाने के लिए, उनको ट्रेड करने के लिए, वो खुद उसमें साथ में जुड़े हुए हैं। ओके। सो बच्चों का ये जो मेजर डाउट था जिसको लेके बच्चे बड़ा परेशान होते थे कि कहीं किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं है कि कंपनीज जो है बीटेक को प्रिफर करेंगी, बीएस को प्रिफर ही नहीं करेंगी, है ना? तो आई होप बच्चों आपके डाउट्स जो हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये पूरा एक कोर प्रोग्राम है, जैसे बीटेक का प्रोग्राम है वैसे बीएसएमएस में। ये कोई ऑनलाइन मोड में नहीं चल रहा है, क्योंकि ये कई जगह जो कंपनी में ऑलरेडी जॉब कर रहे होते हैं, हम्म। वो एक साइड कोर्स की तरह करते हैं, 1 साल का या 6 महीने का ऑनलाइन कोर्स। ये वैसा नहीं है, ये फुल टाइम एक रेगुलर प्रोग्राम है बीएसएमएस का, 5 ईयर का। जैसे ये विदेशों में काफ़ी फेमस है, स्टूडेंट्स चेक कर सकते हैं इन चीज़ों को। तो ये प्रॉपर प्रोग्राम है, तो इनका प्रॉपर टीपीओ सब कुछ सेम है, कॉमन है। ओके। सो बच्चा लोग आपके बहुत ये जो एक मेजर डाउट था, आई होप नाउ इट्स क्लियर। तो सर थोड़ा सा एक बार फैकल्टीज के बारे में आप प्रकाश डालिए कि क्या जो बीएसएमएस कोर्स में है प्रोग्राम में वो सारी मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट की फैकल्टीज पढ़ा रही हैं, या फिर बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं लाइक कंप्यूटर से रिलेटेड या इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड वहां पर कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट की फैकल्टीज आती हैं? और कुछ बच्चे सर कुछ आईआईटी का नाम ले रहे थे, लाइक कि आईआईटी कानपुर से भी मतलब बीएसएमएस का कुछ लिंक है। तो सर थोड़ा उसके बारे में भी हम लोग जानना चाहेंगे कि व्हाट इज दैट?
जी। तो जो क्योंकि जब आईआईटी फर्स्ट कानपुर मीटिंग की से, लिस्ट आई थी तो उसमें आईआईटी कानपुर के भी कुछ प्रोफेसर थे, जिनके साथ बैठ के सिलेबस डिसाइड हुआ था, तो बच्चे उसको यस, लेके बड़ा पूछ रहे थे कि भैया आईआईटी कानपुर से क्या है। जो हमारे यहाँ जो कोर्स स्ट्रक्चर या कोर्स सिलेबस ये डिसाइड होता है, हम्म। सो एक्सपर्ट्स रखे जाते हैं आईआईटी से। तो हम लोगों ने आईआईटी कानपुर के और अदर इंस्टीट्यूट जैसे डीटीयू हुआ, यहाँ के एक्सपर्ट्स की राय लेकर के ये सिलेबस और कोर्स स्ट्रक्चर हमने प्लान किया है। तो 2-3 फैकल्टीज ऐसी हैं जो सिलेबस को इम्प्रूव करने में या डेवलप करने में हमें हर साल हेल्प करते हैं, और एक मीटिंग होती है जिसको हम बीओएस की मीटिंग कहते हैं। उस मीटिंग में हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा पोर्शन या पार्ट रहना चाहिए, कौन सी यूनिट ऐड करें, कौन सी यूनिट हटा दें, या कौन सा अभी डिमांड में है, क्या हम ऐड कर सकते हैं। तो ये पूरा हम लोग आईआईटी कानपुर के जो फैकल्टी ऑलरेडी इस प्रोग्राम को चला रही हैं, बीएसएमएस प्रोग्राम को, उनके हेल्प लेकर के इस कोर्स स्ट्रक्चर को, कोर्स करिकुलम को डेवलप किया है। और जो हमारे यहाँ फैसिलिटी है लैब्स की, तो हमारे पास डेटा साइंस की लैब है जहाँ पर बच्चे हमारे लैब करेंगे। उसके अलावा हमारे पास कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में भी लैब अवेलेबल है। तो अगर क्लास होता है तो हम लोग अपने लैब्स को, 1-2 लैब हम लोग कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट की जो लैब है उसको भी यूज़ करते हैं। बट हमारा खुद का लैब है, डेटा साइंस लैब मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट का, तो सारे लैब्स वहीं पर होते हैं। उसके अलावा जो सॉफ्टवेयर्स हैं पाइथन के लिए, आर के लिए, वो सब हमारे लैब्स में अवेलेबल हैं। इंटरनेट फैसिलिटी सारी अवेलेबल हैं। वो जैसे प्रॉपर यूनिवर्सिटीज़ में हर एक फंक्शनरीज अवेलेबल होती हैं, वो सब कुछ है, उसमें कोई इशू नहीं है। एचबीटीयू का नाम है और इंफ्रास्ट्रक्चर में अपना सारी अवेलेबिलिटी है। फैकल्टीज़ की अगर हम बात करें तो जो हमारी पुरानी फैकल्टीज़ थी वो बेसिकली अप्लाइड पोर्शन पे काम करती थी, लाइक किसी बायोमेडिकल डेटा के फील्ड में या मैथमेटिकल मॉडलिंग के फील्ड में। जैसे कोरोना पे कई प्रोफेसर्स काम करते थे, किए हैं, अभी भी कर रहे हैं। बट जो नई फैकल्टीज जब ली जा रही हैं उनका पूरा ओरिएंटेशन फैकल्टी रिक्रूटमेंट का अब ऐसी फैकल्टीज पर है जो डेटा साइंस के कोर्सेज को भी इजीली पढ़ा सकें। तो जिनका कोर मैथमेटिक्स से अभी फैकल्टीज हमारे पास जो पुरानी थी वो ऑलरेडी अवेलेबल हैं, जिसमें हमारे कुछ गेस्ट फैकल्टीज भी अवेलेबल हैं। अब जो नई फैकल्टीज ली जा रही हैं, हम वो फोकस कर रहे हैं कि वो जो डेटा साइंस के कोर्सेज हैं वो उनको भी इजीली पढ़ा सकें। तो जितने भी नए रिक्रूटमेंट हुए हैं वो फैकल्टीज दोनों तरह के कोर्सेज को अच्छे से और इजीली पढ़ा रहे हैं, और उनका रिसर्च भी उसी एरिया में। जैसे हमारा, अगर मैं अपनी बात करूं, तो जो मेरा रिसर्च है वो डेटा साइंस के फील्ड में ही है। मैं भी डेटा साइंस की रिड्यूस करने में मेरा रिसर्च है, जहाँ पे मैं फजी लॉजिक लगाता हूँ। फजी लॉजिक आजकल बहुत डिमांड में है। जैसे हाँ हमारा वॉशिंग मशीन हुआ, एसी हुआ, ये हर जगह फजी लॉजिक लग रहा है। जी इवन जी। ट्रैफिक सिग्नल्स पे फजी लॉजिक लग रहा है। तो मेरा जो रिसर्च है वो डेटा साइंस फील्ड में है। हमारे बाद जो रिक्रूटमेंट हुआ है वो वो भी, उनका फील्ड भी इमेज प्रोसेसिंग में है, डेटा साइंस के फील्ड में है। तो अब जो नए रिक्रूटमेंट हो रहे हैं वो इस चीज़ को देखते हुए हो रहे हैं। हम रिक्रूटमेंट में ये मेंशन करते हैं कि हमें इस फील्ड के ही फैकल्टी चाहिए। एक्सपर्ट्स चाहिए। यस यस। अच्छा एक चीज और सर, चूंकि एमएस जो प्रोग्राम होता है जनरली रिसर्च ओरिएंटेड प्रोग्राम होता है, तो यहाँ पर लगभग अभी तो खैर आया नहीं है, जैसा कि अभी तीसरा बैच चल रहा है, अभी बच्चे सेकेंड ईयर पास आउट करके थर्ड ईयर में जाने वाले हैं। तो सर आप लोग मतलब इनका क्या प्रावधान है, लाइक आपने मतलब रिसर्च के लिए बीएस मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में एमएस वाले बच्चों के लिए लगभग क्या फैसिलिटीज ऑलरेडी अवेलेबल कराई गई हैं। सी, हम लोगों ने पहला तो कोर्स करिकुलम में ही प्रोजेक्ट डाल दिया है। तो उस प्रोजेक्ट के जब बच्चे ऑप्ट करेंगे हम्म। एज ए कोर्स, तो उनको स्पेसिफिक टॉपिक वो चूज करेंगे जिस फील्ड में रिसर्च करना चाहते हैं, और उनको यहाँ गाइड मिलेगा, और एक गाइड वो अदर डिपार्टमेंट से ले सकते हैं। ओके। तो इससे क्या होगा, उनका जो इंटरडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ रिसर्च है वो डेवलप होगा, पहली चीज। दूसरा, हम लोग सेमिनार भी एक एज ए कोर्स रखे हुए हैं। तो सेमिनार में क्या होता है, जो बच्चे का प्रेजेंटेशन स्किल है और पर्टिकुलर किसी फील्ड में नॉलेज है वो डेवलप होता है। तीसरा, हम उन्हें इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज भी दे रहे हैं। 2 साल के बाद वो अपने समर वेकेशन में या विंटर वेकेशन में, समर वेकेशन में 2 महीने के लिए और विंटर वेकेशन में वो 1 महीने के लिए या 15 डेज के लिए, जैसी अपॉर्चुनिटी हो, जैसे वैकेंसी हो, वो इंटर्नशिप पे जा सकते हैं और उसके पॉइंट्स भी मिलते हैं। इवन इन फाइनल ईयर अगर बच्चा कोई कहीं प्लेस्ड हो गया हो, तो हम लोग ये भी प्रावधान रखे हैं कि हम उस बच्चों का ऑनलाइन कोर्स करा सकें, ऑनलाइन क्लासेस करा सकें, ताकि उस बच्चे को उस जॉब में, कई बार ऐसा होता है कि बच्चे को वो कंपनी बोलती है कि भाई जनवरी से आना है,
अब उसका हाँ कोर्स कंप्लीट हो रहा है मई में, हाँ तो बच्चे का भी जॉब छूट जाएगा। तो हाँ। हम लोग परमिशन लेकर के इसमें एक भी प्रावधान इंक्लूड कर लिए हैं कि लास्ट ईयर वो बच्चा जॉब के लिए चला जाए, उसके हाँ। क्लासेस ऑनलाइन हो जाएंगी, उसको हम्म। एग्जाम देने आना होगा। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी भी मिल जाती है हम्म। बच्चों को। तो प्रोजेक्ट, इंटर्नशिप और इंडस्ट्रियल विजिट भी हम रखते हैं, ताकि वो हम्म। बच्चा इंक्यूबेशन हब में या डिफरेंट इंडस्ट्रीज में जा करके वहाँ के डिमांड्स को देख सके, वहाँ के इन्वायरमेंट को देख सके। तो ये सब उनके रिसर्च ओरिएंटेशन, जो उनकी रिसर्च कैपेबिलिटी है, उसको डेवलप करता है। ओके। और सर आई थिंक ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी है कि फाइनल ईयर में बच्चों की यस। क्लासेस जो हैं ऑनलाइन कराई जा सकती हैं, और जो स्ट्रिक्ट पॉलिसी थी अटेंडेंस की 70% मस्ट है, वो शायद इसमें कुछ रिलायबिलिटी भी बच्चों को मिल रही है। एज फार एज 4 years कंसर्न 75% अटेंडेंस हमारे यहाँ मैंडेटरी है। 75% तो मैंडेटरी है, लेकिन ये लास्ट ईयर में विथ परमिशन ऑनलाइन क्लास लेना होगा, और ऑनलाइन में बच्चों को 75 रहना होगा। अच्छा। ये रिलैक्सेशन वहाँ नहीं मिलेगा। ओके। आपको 75 सी, आप यहाँ पर कोर्स करने आ रहे हैं, हाँ। अगर स्ट्रिक्टनेस की बात करें तो यहाँ हम लोग 75% अटेंडेंस, क्योंकि बच्चा 25% की जो फ्लेक्सिबिलिटी है, इतना इनफ है। अगर बच्चा बीमार पड़ता है या कुछ भी, तो हम्म। 25% की फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी है। हम्म। अदरवाइज अगर आप क्लास अटेंड करते हो, ये बच्चों में बड़ा मिथ है। मैं पढ़ा रहा हूँ कई साल से, तो मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई है। बच्चों को ये लगता है कि वो बस ऐसे ही क्लास चलती रहेगी और वो बैठेंगे एक दिन पहले, यूट्यूब है और कई एक्सपर्ट टीचर्स हैं, तो वहाँ टॉपिक देखेंगे, सर्च करेंगे और जाके एग्ज़ाम दे लेंगे। ठीक है, ये भी एक तरीका है, बट इससे क्या होगा कि आप उस एग्ज़ाम में बस नंबर पा गए, वो कहीं काम नहीं आने वाला, क्योंकि आप उसको बस एक दिन के लिए, 3 घंटे के लिए याद कर लिए उस चीज़ को। आप न उसको समझे हो, न कुछ उसमें आप कर पाए हैं, आप बस लिख पाएंगे, जिससे आपको मार्क्स मिल जाएगा। लेकिन अगर आप क्लास अटेंड करेंगे, तो उससे क्या होता है, आप घर पे नहीं भी पढ़ेंगे। मैं ये प्रैक्टिकल अप्रोच बता रहा हूँ। अगर आप नहीं भी पढ़ेंगे, केवल आप क्लास आ रहे हैं, तो उससे आपका नंबर भी ज़्यादा आएगा, क्योंकि जो फैकल्टी पढ़ा रहा होता है, ज़्यादातर वो उसी में से क्वेश्चंस पूछेगा। अदर देन क्लास प्रोग्राम्स कुछ ही नए क्वेश्चंस डालेगा, तो आपको वहाँ पे सपोर्ट मिलेगा कि आप क्लास कर रहे हो, तो आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस मालूम चल गए, तो आपके नंबर बन गए, और आप परसेंटेज अच्छा है तो आप एग्जाम में बैठ पाओगे। 75 अच्छा है। एक किसी फैकल्टी की नज़र में भी आ रहे हो, तो जब भी प्लेसमेंट में आप बैठोगे, तो फैकल्टी एक पर्सनल इंटरेस्ट लेगा कि वो बच्चा अच्छा है और इससे अच्छे मार्क्स आते हैं, डेली एक क्लास आता है, अच्छे से मेहनत करता है, तो फिर इसके प्लेसमेंट क्यों नहीं हो रहा है, तो एक पर्सनल एफर्ट भी डालेगा। अब अगर बच्चा सीधे कॉपी देखने आएगा और बोलेगा सर मेरे 12 मार्क्स हैं, 3 और दे दो मैं पास हो जाऊंगा, तो फैकल्टी इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा, क्योंकि आपने क्लास में इंटरेस्ट नहीं दिखाया है, और आप वहाँ अच्छा। परेशान होंगे। अच्छा, ऐसा होता है क्या कि सर अगर कोई एक बच्चा है जो क्लास कर रहा था, या फिर जान पहचान वाला हो गया है, तो अगर 2-3 नंबर से पीछे हो रहा हो तो कुछ मार्क्स देके बढ़ा दिया जाता है? ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि वो हमारे पास जो हमारा ये मार्क्स सिस्टम है, हाँ उसमें वो 30 मार्क्स के 2 मिड सेम होते हैं, 15-15 के 2 मिड सेम होते हैं, हाँ। और 20 नंबर का टीचिंग असेसमेंट है, जो टीचर असेसमेंट करेगा क्लास में, वो है, और 50 नंबर का इंट सेम है। तो ये जो 20 नंबर है, ये एक मेजर पोर्शन होता है बच्चों के मार्क्स को लेके, क्योंकि आउट ऑफ 20 अगर आप 17, 16, 18 स्कोर करते हो, केवल आप डेली क्लास आकर के क्वेश्चंस का रिप्लाई करके, एक्टिव पार्टिसिपेशन दिखा करके, तो ये एक मेजर मार्क्स है। आउट ऑफ 20 अगर आप 16, 17 गेन कर लेते हो, 18 गेन कर लेते हो, तो फिर आपका ग्रेड अच्छा हो जाता है। और कई कंपनी ऐसी हैं जो ग्रेड क्राइटेरिया रखती हैं कि भाई हम उसी कंपनी बच्चों को लेंगे जिनका सीजीपीए 8 से ऊपर है, या 8.5 से ऊपर, या 7.5 से ऊपर है। तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं आपको ग्रेड मेंटेन करना है। तो एक दिन पढ़ के आप पास हो सकते हो, ग्रेड मेंटेन करना इजी नहीं है, वो आप डेली क्लास आके ही करोगे। बिल्कुल सही बात है सर। वैसे इंजीनियरिंग में इस चीज को बड़ा लोगों ने पॉपुलर कर दिया है। वन नाइट फाइट कि पूरे साल घूमेंगे, एक सेमेस्टर घूमेंगे, लास्ट में अपना मिड सेम के टाइम कॉपी पेन उठाएंगे, पूरी रात पढ़ेंगे, पास हो जाएंगे। जी, ये ये पहले, संदीप जी, ये पहले चलता था, तब आप देख सकते हैं कंपटीशन कम था। हाँ अब हर एक प्राइवेट कॉलेज केवल सीएस के 40-40 ब्रांचेस चला रहा है। अब इतने बिल्कुल सर। बच्चे बीटेक कर रहे हैं, फाइट ज़्यादा है। और जहाँ एआई का ज़माना आता जाएगा, कुछ कई इंडस्ट्रीज़ में, कई सेक्टर्स में जॉब कट भी होंगे, तो पर्टिकुलर कंपटीशन बढ़ेगा। तो हम्म। कंपटीशन बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है, जो अच्छे क्रीम बच्चे होंगे वही आएंगे। और क्रीम वन नाइट फाइट वाले क्रीम नहीं होते हैं, वन नाइट फाइट वाले एग्जाम पास करते हैं।
स्ट्रीम वही होगा जो रेगुलर आ रहा है, सिंपल सी बात है। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो सर ये कुछ क्वेश्चंस थे। अच्छा, एक सवाल मैं और पूछूंगा आपसे। कुछ बच्चे जो फर्स्ट ईयर में गए थे, पहले फर्स्ट ईयर से उठाते हैं, जब क्योंकि मैं सर पिछले कई सालों से बच्चों को हेल्प कर रहा हूँ उनके एडमिशन में, मैं उनको गाइड करता हूँ। तो मैंने देखा जब फर्स्ट ईयर में लॉन्च हुआ था, आई थिंक 2023 में बीएसएमएस कोर्स, ये उस टाइम पे कट ऑफ बहुत लो गया था। अचानक से 2024 में कट ऑफ बड़ा हाई चला गया, क्योंकि मतलब बड़ा इजी, मैं देखा कि बहुत बच्चे जो इजीली एडमिशन हो रहा था, वो चीज 2024 में नहीं हो पाई थी। बड़ा अच्छा खासा कट ऑफ गया था, मतलब 2 लाख क्रॉस भी नहीं कर रहा था राउंड 2 में, लास्ट ईयर का डेटा। लेकिन सर इस साल मैंने देखा अचानक से कि एक हमारा बच्चा था, उसकी मतलब 4,31,000 पे रैंक पे एडमिशन हो गई, जबकि पिछले साल एडमिशन भी नहीं हो रहा था। तो इसका रीजन क्या था, अचानक से बहुत कट ऑफ डाउन गया, इसके पीछे का रीजन क्या था सर? लाइक सीट बढ़ने से हुआ, या बच्चों का फीडबैक जो है बाहर इंटरनेट पे अच्छा नहीं आया, क्या रीजन रहा सर? जी, सीट हमारा दोनों साल 38 ही था। ओके। रीज़न ये था कि फर्स्ट ईयर हमने जुलाई में हमारा कोर्स अप्रूवल मिला हमें गवर्नमेंट से, हाँ। और हमने तुरंत एडमिशन के लिए एडवर्टाइजमेंट निकाल दिया। तो ओके। ये इसकी पॉपुलैरिटी लोगों के बीच में हो नहीं पाई, और ज़्यादातर लोगों तक इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच पाया हम्म। बीएसएमएस कोर्स के बारे में। तो जितने लोगों को मालूम चला, अप्लाई किए, और इसीलिए लोअर रैंकर्स को भी एडमिशन मिल गए। हम्म। और इन्फॉर्मेशन न पहुंचने की वजह से केवल 15 बच्चे हमारे पहले बैच में आए। लेकिन ओके। सेकेंड ईयर में पॉपुलैरिटी इसकी बढ़ी इन बच्चों के थ्रू। इवन आपका भी वीडियो था, जी उससे भी सर। बच्चों को हेल्प मिला। हाँ। और इसकी जब पॉपुलैरिटी बढ़ी, और क्योंकि बीएसएमएस प्रोग्राम सब जान रहा है, आईआईटीज में चल रहा है, आइजर में चल रहा है, तो हम्म। जब उनको दिखा कि हमारे अपने यूपी में भी एक एचबीटीयू जो कि एक इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस है, मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है, और वहाँ पर ये कोर्स चल रहा है, तो लोग पहले साल तो एचबीटीयू की वजह से आए, हम्म। क्योंकि वो एचबीटीयू एक कोर्स चला रहा है, तो हम्म। एडमिशन ले लेते हैं। हम्म। मे भी उनका बीटेक में एडमिशन नहीं मिला, तो हम्म। सोचे चलो एचबीटीयू का ही कोर्स है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, बीएस में नाम। ले लेते हैं। बट सेकेंड ईयर वो बीएसएमएस की वजह से एडमिशन लिए। और हाँ। आपको मैं बताऊं कि जितने रजिस्ट्रेशन हुए थे, हमारी सारी सीट्स, जो हमारा एडमिशन प्रोसीजर है, वो 3 स्टेप में है। जो पहला स्टेप है वो जेई मेंस के थ्रू हो जाता है। हम्म। जेई मेंस के रैंक के बेसिस पे हमने किया। अब अगर हमारी 38 सीट्स ना फिल होती, हम्म। तो हम सेकेंड फेज स्टार्ट करते हैं, सीयूटी यूजी राउंड। ओके। सीयूटी यूजी राउंड से भी सीट फिल ना होती हमारी, हम्म। तो हम अपना एंट्रेंस करवाते। ये हमारा ओके। 3 फेज है एडमिशन का। लेकिन हम्म। लास्ट ईयर पॉपुलैरिटी की वजह से लोग हम्म। बीएसएमएस को जाने जब, तो फिर केवल जेई रैंक से ही हमारी सीट्स फुल हो गई। हाँ, मैं नजर बनाए हुए था। और 38 की 38 सीट्स पूरी फुल हो गई। हाँ। अब इसी डिमांड को देखते हुए इस साल जो तीसरा साल है हमारा, हम्म। हमने 38 को 60 करा दिया। ओके। अब इस बार 60 सीट है, और अभी जेई राउंड चल रहा है। हम्म। और लगभग 35 लोग पहले राउंड में एडमिशन ले चुके हैं। हाँ। अब 25 के अप्रॉक्स हमारी सीट्स बची हुई हैं, हम्म। 25-30 के अप्रॉक्स। तो ये सीट्स अब सेकेंड राउंड में फिल हो जाएंगी। हाँ। अगर केस सीट्स बचती हैं, तो फिर हम लोग सीयूटी यूजी राउंड में जाएंगे। ओके। अगर सीट ये जेई मेन से ही फिल हो जाती है, 60 हम्म। सीट फिल हो जाती हैं, तो फिर हम नेक्स्ट राउंड में अब नहीं जाएंगे। ओके। लेकिन अच्छा, इसके एक मेंशन एक एक सर बच्चों की नाराजगी थी, जो मैं वैसे तो जाहिर नहीं करना चाहिए, लेकिन बच्चे बोल रहे थे तो मैं जाहिर करता हूँ। जैसे बच्चों को क्या था, उनका कहना था कि भैया यूनिवर्सिटी एक है, लेकिन हमें फॉर्म 2 बार भरना पड़ रहा है, और पैसे दोनों जगह लगा चुके हैं कुछ बच्चे। कुछ बच्चों ने बीटेक में भी एडमिशन के लिए अप्लाई कर रखा है 2500 रुपए, बीएस में भी एडमिशन के लिए अप्लाई कर रखा है 2500 रुपए, बीटेक का अलॉटमेंट भी हो गया, 1,35,000 लगाना पड़ा, और पता नहीं वहां कंप्यूटर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो बच्चे ने बीएस में भी अपने पैसे 80,000 क्या कर दिए, लगा दिए हैं। तो अब बच्चे को समस्या है कि ये चीज अगर दोनों में मर्ज होती, तो हमें पैसा एक ही बार लगाना पड़ता, रजिस्ट्रेशन भी एक ही बार करना पड़ता, और अगर सीट मिलती तो हमें एक ही बार पैसा देना पड़ता। क्योंकि अब उस केस में ऐसा नहीं होता कि बीटेक भी मिल गया, बीएस भी मिल गया, दोनों जगह पैसे लगाओ। हम सिर्फ या तो बीटेक में पैसे लगाते 1,35,000, या फिर 80,000 बीएस में लगाते। तो ये बच्चों की नाराजगी थी कि है एक ही चीज, हमें 2 बार यूनिवर्सिटी भी जाना पड़ रहा है, हमें 2 बार रजिस्ट्रेशन भी करना पड़ रहा है, हमें 2 बार पैसे भी लगाने पड़ रहे हैं। तो सर आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप थोड़ा इस पर प्रकाश डालें। बीटेक और बीएसएमएस दो अलग अलग प्रोग्राम हैं। जी। बीटेक की कई ब्रांचेस हैं, ठीक है, हाँ। तो उनका आपस में एक साथ कंबाइन होता है बीटेक पूरे ब्रांचेस का। बीएसएमएस एक डिफरेंट प्रोग्राम है। बीएसएमएस स्कूल ऑफ बेसिक एंड अप्लाइड साइंसेज के थ्रू चलता है, और जो बीटेक है वो स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग और स्कूल ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी के थ्रू चलता है। तो ओके। दोनों डिफरेंट स्कूल्स के प्रोग्राम है, डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं।
जैसे बीटेक में क्या होता है कि अगर आप कोई ब्रांच लेते हैं, 1 साल के बाद अगर आपका मेरिट अच्छा है तो ब्रांच चेंज भी होता है, ओके। आप दूसरे ब्रांच में आ गए। तो ये एक कॉमन ब्रांचेस प्रोग्राम बीटेक है। बट बीएसएमएस में ऐसा नहीं कि जो बच्चा, ये भी क्वेरीज हमारे पास आती हैं कि अगर बच्चा बीएसएमएस का है तो क्या 1 साल के बाद वो बीटेक का कोई दूसरा ब्रांच ले सकता है? आंसर इज नो। दोनों डिफरेंट कोर्सेज हैं। बीएसएमएस एक अलग प्रोग्राम है, बीटेक अलग प्रोग्राम है। इसीलिए दोनों के, जैसे हम देखते हैं बीटेक है, एमबीए है, बीबीए है। अब बीटेक है, बीबीए, आप तो बोलेंगे फिर बीटेक और बीबीए दोनों यूजी कोर्स है, दोनों का एक ही बार फीस ले लो। बीटेक है, बी फार्मा है, बायोटेक्नोलॉजी है, एक ही बार फीस लेकर के बीटेक में नहीं हो तो बायोटेक में चला जाएगा, बायोटेक में नहीं हो तो बी फार्मा में चला जाएगा। तो ये दो अलग अलग कोर्सेज हैं। बीटेक सारे ब्रांचेस का कंबाइंड है, ओके। बीएसएमएस एक अलग कोर्स है, हम्म। इसीलिए इनका रजिस्ट्रेशन अलग अलग होता है। अब बच्चा सीयूईटी यूजी के थ्रू करे बीएसएमएस में या जेई मेंस के थ्रू करे, उसका फीस एक ही होगा। एक प्रोग्राम का एक बार फीस देना है। मान लीजिए बच्चा सीयूटी यूजी के थ्रू अप्लाई करना चाहता है, तो जो बीएसएमएस का जेई मेंस के थ्रू अप्लाई किया है वही फीस रसीद लगा करके वो सीयूटी यूजी के थ्रू अप्लाई कर सकता है। बट दोनों डिफरेंट प्रोग्राम है, तो दोनों के करने के लिए आपको अलग अलग ऑप्ट करना पड़ेगा। ओके। अच्छा सर, एक चीज और, जो डिग्री बच्चों की आती है वो बीएस और एमएस की एक साथ आती है या दोनों डिफरेंट अलग अलग होती हैं? नहीं, अगर बच्चा 5 साल कोर्स करता है तो कंबाइन आएगा बीएसएमएस का कंबाइन आएगा। डुअल डिग्री, उसमें आएगा बीएसएमएस डुअल डिग्री इन मैथमेटिक्स एंड डेटा साइंस। ओके। और अगर 4 ईयर के बाद एग्जिट करता है तो ही विल गेट ओनली बीएस। बीएस ऑनर्स इन मैथमेटिक्स एंड डेटा साइंस। ओके सर, ये कुछ सवाल थे जो बच्चों के थे। अगर आप कुछ सजेशन देना चाहें चैनल के माध्यम से तो प्लीज सर डू दैट। देखिए, हम बच्चों को यही सजेस्ट करना चाहते हैं और उनके गार्जियंस को भी। ये कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो बच्चे हैं जो 12th पास किए हैं, उनको भी आइडिया नहीं होता एग्जैक्टली कि वो किस फील्ड में जाना चाहते हैं। दे आर कन्फ्यूज। यस, उनको पता है कि बाकी लोग बीटेक कर रहे हैं तो हम बीटेक में एंट्री ले लेते हैं, बाकी देखेंगे क्या है, वो फलाने भैया उस कंपनी में है, वो भैया उस कंपनी में है, तो वो बस एडमिशन ले ले रहे हैं, बाद में देखेंगे। बट होता क्या है कि कई बार वो एडमिशन लेने के बाद डिसाइड करते हैं कि नहीं, मुझे आर्ट के फील्ड में जाना है, मुझे ड्रामा में जाना है, या मुझे गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है, मुझे इस सेक्टर में जाना है, तो वो बाद में डिसाइड करते हैं। ये जो कोर्स है आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि आपका बच्चा रिसर्च फील्ड में जाना चाहे या आईटी सेक्टर में, कंपनी में, गवर्नमेंट सेक्टर में, ये हर तरह की फ्लेक्सिबिलिटी देता है। बच्चा वहाँ खुद 2 साल 3 साल पढ़ाई करे और फिर वो डिसाइड करे कि उसको प्लेसमेंट, क्या उसे रिसर्च फील्ड में जाना है या उसे इंडस्ट्री में जाना है, आईटी सेक्टर में जाना है या गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है, वो डिसाइड करे। और कॉलेज के बाद लड़का इतना मेच्योर हो जाता है कि वो एनवायरनमेंट को देखते हुए और बाकी सीनियर्स को देखते हुए या अपने जो फैकल्टीज हैं उनके गाइडेंस से वो डिसाइड कर लेता है कि उसे कहाँ अब मूव करना है। मान लीजिए कोई बच्चा बीटेक में एडमिशन लिया और उसका बाद में रिसर्च में इंटरेस्ट बना, तो उसके पास वो बेसिक मटेरियल नहीं है जिससे वो डायरेक्टली रिसर्च में एंट्री ले पाए। वो या तो उसको एमटेक करना पड़ेगा एमटेक, या वो एमएस या कोर्सेज फिर करे, पीएचडी के लिए जाना पड़ेगा। एनपीटीईएल के लिए कोर्स करे, पीएचडी के लिए, वो नहीं हो पाएगा। या कोई बच्चा बीएससी कर रहा है, अब उसे बस अब इतना कोर मैथ्स नहीं पढ़ पाएंगे, अब मुझसे थ्योरम नहीं हो पाएगा, मैं जॉब लेना चाहता हूँ किसी भी, भाई कोई कंपनी मुझे रख ले 35-40 हज़ार पे, मैं कंपनी में जॉब कर लूंगा, मुझे अब मैथ्स की थ्योरम समझ में नहीं आती। अब ये कोर्स आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है, आपका जहाँ भी इंटरेस्ट हो आप चौथे साल डिसाइड कीजिए और उस फील्ड में आगे बढ़िए। प्लेसमेंट लेना है, प्लेसमेंट में बैठिए बीटेक की तरह और निकल जाइए। रिसर्च करना है, एमएस कीजिए। इनफैक्ट आप एमएस के बाद और अच्छे जॉब पा सकते हैं। कई ऐसी कंपनी हैं जैसे डेटा साइंटिस्ट की पोस्ट है, वो और एक्सपीरियंस बंदे चाहते हैं कि जो एल्गो भी बनाए, कोडिंग भी करें, वो आपको पीएस इन मैथमेटिक्स एंड डेटा साइंस देगा। तो ये प्रोग्राम, ये फ्लेक्सिबिलिटी है। तो मैं ये गार्जियंस को और बच्चों को ये सजेशन दूंगा कि इसलिए इस कोर्स के पीछे जाना चाहिए। और बाकी स्पेशलाइजेशन मैथमेटिक्स और डेटा साइंस है, और डेटा साइंस आज का डिमांड है, इस बात से तो कोई डिनाई नहीं कर सकता। नहीं बिल्कुल सर, बिल्कुल। डेटा साइंस फ्यूल है फ्यूचर का। सर, हम्म। एक सवाल, अब चूंकि बच्चों के बारे में आपने बताया तो मैं और पूछ लेता हूँ कि बच्चा जो है 12th के बाद बहुत ज्यादा क्लियर नहीं होता है कि भैया हमें करना क्या है। बच्चा इंजीनियरिंग के लिए जा रहा है, तो आप एक बात बताएं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि किसी भी कॉलेज को सेलेक्ट करने के लिए एक क्या क्या पैरामीटर्स होने चाहिए?
किन किन चीजों को ध्यान रख के बच्चे को कॉलेज सेलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि ये काउंसलिंग सीजन चल रहा है। बच्चा बहुत जगह अप्लाई करता है, बट क्या कर वो डिटरमाइन नहीं कर पाता है कि हमें कहाँ जाना है, एग्जैक्टली किधर एडमिशन लेना है। देखिए, सबसे पहले तो देखिए कॉलेज के वेबसाइट पे और ये चेक कीजिए कि वो कौन-कौन से रैंकिंग में कहाँ-कहाँ पर है। ये पहला पैरामीटर रखना चाहिए। नैक होता है, एनआईआरएफ है और कुछ हमारे जो नेशनल इम्पोर्टेंस के रैंकिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, वो भी डिसाइड करती हैं कि क्या रैंक्स हैं। तो एक तो रैंकिंग पे वो जा सकता है। दूसरा क्राइटेरिया ये होगा कि आप एडमिशन्स पोर्टल पे जाइए और इंस्टीट्यूट के या यूनिवर्सिटीज़ के वेबसाइट पे जाइए और वहाँ पर प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स देखिए। अगर आप प्लेसमेंट ओरिएंटेड आपका माइंडसेट है, तो आप प्लेसमेंट देखिए, या अगर आपका रिसर्च माइंडसेट है, तो आप वहाँ का एलुमनाई एसोसिएशन देखिए कि वहाँ के एलुमनस कहाँ-कहाँ हैं। तो एक वो मेजर फोकस करता है, क्योंकि ज़्यादातर अब इंस्टीट्यूशन रैंकिंग की वजह से अपने सारे डेटा अपने पोर्टल पे डाल रही हैं। ये मैंडेटरी है। आप देखेंगे तो जो हम अभी आपने जैसे ओपन किया, हमारा एनआईआरएफ डेटा खोला, नैक डेटा खोला, तो सारा डेटा कितने लोग एडमिशन लिए, कितने प्लेस्ड हुए, क्या पाई चार्ट है, एवरेज प्लेसमेंट कितना गया, कहाँ-कहाँ प्लेस्ड हुए, हमारे एलुमनस कहाँ-कहाँ हैं। ये सब डेटा हर एक वेबसाइट पे मेंशन्ड है। ये गवर्नमेंट की नॉर्म्स हैं, सबको फॉलो करना होता है। तीसरी चीज़, आप जाइए और देखिए उनका जो कोर्स आप करने जा रहे हैं, उनका कोर्स स्ट्रक्चर कैसा है। क्या वो इंडस्ट्री के जो नए डिमांड्स हैं उनको फुलफ़िल कर रही हैं, या वो वही ट्रेडिशनल कोर्सेज़ चला रहे हैं जो पुराने ज़माने में चलता आ रहा था। क्या उन्होंने कुछ अपडेशन किया है अपने कोर्स में इंडस्ट्री की डिमांड को देखते हुए? भाई इंडस्ट्री एआई माँग रही है और आप अपने में कुछ पुराने कोर्सेज़ रखे हुए हैं, तो वो चीज़ें फुलफ़िल नहीं होंगी तो फिर आपका डिमांड पूरा नहीं होगा। आप एक अच्छे नॉलेजफुल पर्सन बन सकते हो, बट आप अगर काम ना ला पाओ, वो आपके काम ना आ पाए तो वो बेकार है। तो अगर डेटा अपडेशन हो रहा है, जैसे कोर्स स्ट्रक्चर में, कोर्स सिलेबस में, तो ये सब चीज़ें भी बच्चों को देखनी चाहिए। पर सर, एक बच्चा जिसने अभी 12th पास आउट किया है, सिर्फ पीसीएम पढ़ा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ा और हिंदी इंग्लिश जो भी सब्जेक्ट पढ़ा हो, उसे कैसे समझ में आएगा कि हम जो डीएसए पढ़ रहे हैं, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम पढ़ रहे हैं, स्टैटिकल मॉडल्स पढ़ रहे हैं, अगर हम अगर वो इसका सिलेबस उठा के भी देख ले, तो उसे कैसे समझ में आएगा कि ये जो प्रोग्राम है इंडस्ट्री ओरिएंटेड है। यस, मैं समझ गया आपका क्वेश्चन। तो क्योंकि जब देखिए, मैं बीटेक करने गया था, और आई होप मतलब वो सब लोग जो सुन भी रहे होंगे, उनको भी ये समझ में नहीं आता होगा कि भाई यहाँ पे पढ़ाया क्या जाएगा और इसका आउटकम क्या आएगा। ये तो बहुत टेक्निकल चीजें हैं, हमने तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ा, वो भी बहुत बेसिक। यस, तो तो इसको जैसे बच्चा कैसे टेकल करे। अब आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप जैसे हमसे बात कर पा रहे हैं, या जो इस फील्ड में लोग काम कर रहे हैं उनसे बात कर पा रहे हैं, तो जो बच्चे इस तरह के आपके चैनल्स देख रहे हैं या और भी चैनल्स देख रहे हैं जो इस पर फोकस्ड होते हैं, उनको तो इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। जिनको नहीं मिल रही है, वो सिंपल सा है, जो भी आप मान लीजिए लिखा हुआ कंप्यूटेशनल स्टैटिस्टिक्स, तो सीधे आज के ज़माने में गूगल है आपके पास, एआई कितने ऐप्स आ गए हैं, वो सीधे गूगल पर डालें, यूज ऑफ कंप्यूटेशनल स्टैटिस्टिक्स इन डेटा साइंस, आपको देखिए कितने रिजल्ट्स खुल जाएंगे। आप उसको अच्छे से पढ़िए कि क्या क्या मेजर पोर्शन है जो हमारे डेटा साइंस में यूजफुल होगा, या कंपनी के इंफॉर्मेशन में क्या क्या जरूरत है। डेटा साइंस है तो उस पर डीप लर्निंग नीचे है, बिग डेटा एनालिटिक्स है, तो इन कोर्सेज का डेटा साइंस या किसी कंपनी में क्या यूजेस है, तो वो हजारों रिजल्ट आ जाएगा। वो उसके थ्रू इंफॉर्मेशन ले सकता है कि कहाँ कहाँ हम इसको यूज कर सकते हैं, कैसे ये कोर्स डायरेक्टली हमारे जॉब में या हमारे फ्यूचर करियर ग्रोथ में हेल्प करेगा। जी सर। और आपने जो सर इनिशिएटिव लिया, ये हम लोगों को बहुत अच्छा लगा, पूरी टीम को, एसटीवीजी फैमिली को बहुत अच्छा लगा। और मुझे लगता है कि बाकी के जो कॉलेजेस या फैकल्टीज हैं, उनको भी लेना चाहिए, सो दैट एटलीस्ट बच्चों को पता चले कि जो कोर्स का करिकुलम है वो कैसा है और किस तरीके से बच्चों के फ्यूचर में ये जो चीज़ है यूजफुल होने वाली है। एटलीस्ट थोड़ा आइडिया तो बच्चों को लग ही जाए। और मुझे लगता है कि यहाँ पर एक बहुत हद तक एक मेंटर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि बच्चों को चीजें समझ में नहीं आती है कि भाई यहाँ पर क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या नहीं पढ़ाया जा रहा है, और ये क्या ये कोर्स मेरे लिए थोड़ा सा सूटेबल है या नहीं है, ये सारी चीजें हैं। तो सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एंड मैं फिर से मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आप हमारे चैनल पर आए, बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से गाइड किया, और आई होप बच्चों के जितने भी डाउट्स थे सारे क्लियर हो गए होंगे। और बच्चा वाड़ी, अगर आपका कोई डाउट रह भी गया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना, वी विल डेफिनेटली लुक एट दैट। ओके।
थैंक यू सर, थैंक्स फॉर थैंक यू ज्वाइनिंग संदीप अस। जी। थैंक यू संदीप जी। और आप भी काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं इस फील्ड में, क्योंकि ये गाइडेंस बहुत ज़रूरी होता है बच्चों के लिए। उनको ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती कि कहाँ एडमिशन है, कौन सा कॉलेज कैसा है, और वो डायरेक्टली वहीं के एम्प्लॉई या वहीं के फैकल्टी से बात करके डिसाइड कि वो कॉलेज कैसा है। तो वो फैकल्टी उनको मैनिपुलेट भी कर सकती है, कोई एम्प्लॉई है तो उनको मैनिपुलेट भी कर सकता है कि नहीं भाई हमारा कोर्स तो काफ़ी अच्छा है। तो जब उनको एक थर्ड पार्टी जो कि एक अच्छे चैनल के थ्रू मालूम चलता है कि नहीं ये तो भाई अनबायस्ड इंफॉर्मेशन देगा हर एक चीज़ का, तो उनको भी काफ़ी हेल्पफुल मिलता है ये डिसाइड करने में कि कौन सा कॉलेज चूज किया जाए। तो आप भी एक सराहनीय काम कर रहे हैं। बहुत बहुत आभार सर आपका। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।